नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम 5 की पंचायत पे। मैं हूं निखिल सिंह और उत्तर प्रदेश के सियासत की बात करेंगे आज 5 की पंचायत में, जहां एक बार फिर जातीय समीकरणों का मौसम लौट आया है क्योंकि सिर पर चुनाव आ गए हैं। 2027 के चुनाव उत्तर प्रदेश के, लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी से है। वही समाजवादी पार्टी जिसकी राजनीति वर्षों तक यादव मुस्लिम यानी MY समीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है। आज अचानक ब्राह्मणों को साधने में क्यों जुट गई है समाजवादी पार्टी? 2027 का चुनाव अब सामने आ रहा है, लेकिन सपा की नई रणनीति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विधानसभा में ब्राह्मण चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाना, परशुराम जयंती के कार्यक्रमों में सक्रियता दिखाना, ब्राह्मण सम्मेलन जो कि अभी कल हुआ, आखिर इस बदलाव का संदेश क्या है? क्या यह सामाजिक समरसता की नई राजनीति है या फिर चुनावी गणित की मजबूरी है? क्या समाजवादी पार्टी को अब एहसास हो गया है कि सिर्फ पुराने वोट बैंक के भरोसे सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं है और इसलिए अब ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है? तो सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जिस पार्टी पर लंबे समय तक एक खास जाति और एक खास वर्ग के वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है, क्या वही पार्टी अब खुद अपनी पुरानी राजनीति से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है या फिर नया समाज अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है? अगर ब्राह्मण समाज इतना ही महत्वपूर्ण था तो यह सम्मान पहले आखिर क्यों नहीं दिखा? चुनाव नजदीक आते ही ब्राह्मण सम्मेलन और सवर्ण प्रेम क्यों याद आने लगा? बीजेपी भी इसी सवाल को उठा रही है। उसका कहना है कि यह बदलाव सिद्धांत का नहीं बल्कि सत्ता की बेचैनी का परिणाम है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी का इतिहास तुष्टीकरण, परिवारवाद और वोट बैंक की राजनीति करने का रहा है और जब पुराने समीकरण अब कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं तब ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की जा रही है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या सपा का ब्राह्मण कार्ड जरूरी है या फिर मजबूरी है? यह सामाजिक विस्तार की ईमानदार कोशिश है या चुनावी अवसरवाद? ब्राह्मण समाज इस नई राजनीतिक मुहिम पर भरोसा करेगा? क्योंकि ब्राह्मण समाज को बहुत प्रबुद्ध समझा जाता है, राजनीतिक समझ भी उनकी बहुत तीव्र और बहुत अच्छी मानी जाती है। तो क्या फिर ब्राह्मण समाज इस पर भरोसा करेगा या इसे सिर्फ चुनावी रणनीति मानेगा, समझेगा? और इन्हीं सवालों पर आज होगी सबसे बड़ी बहस। 5 की पंचायत में चर्चा में शामिल करेंगे अपने खास मेहमानों को भी, लेकिन उससे पहले देखिए इस पूरे मुद्दे पर सियासी बयानबाजी की ये रिपोर्ट। मैं तो ये कहता हूं इस बार PDA NDA को हरा देगा। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। PDA में PD पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग PDA की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं वो जान लें कि PDA में PD जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही PD और मजबूत दिखाई देगा। आप छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। उस उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को खराब करने की कुत्सित चेष्टा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा मिलकर के किया जा रहा है। जिनकी गलत नीतियों और भ्रष्ट आचरण के कारण, गुंडागिर्दी के कारण उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हक पर डकैती डाली थी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उनकी नौकरी से वंचित किया था, वह समाजवादी पार्टी आज प्रदेश के परसेप्शन को एक बार फिर से खराब करने की कुत्सित चेष्टा कर रही है। ये शुरू से ही जो भी पीड़ित है, क्या पंडित लोग पीड़ित नहीं है?
हाँ, क्या क्षत्रिय लोग पीड़ित नहीं हैं? तो सभी लोग जो पीड़ित हैं इस शब्दावली में जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ते ही रहेंगे। तो यही तो बात है, जब जुड़ने की बात होगी तभी तो ये लोग भुखलाते हैं। समाजवादी पार्टी का सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं और केवल वोट बैंक बना करके राजनीति करते हैं। इनके ही रिजिम में गुंडे, फसाद, लड़ाई झगड़े, दंगे सब होते रहते हैं। इनका कोई लोकतंत्र में भरोसा नहीं। जो भगवान श्री रामलला के जन्मस्थान के मंदिर निर्माण का विरोध किए, राम भक्तों पर गोली चलाए, जो संतों का अपमान किए, जो अयोध्या को खून से लाल किया, सरयू को खून से लाल किया, और उनको श्री राम जन्मभूमि मंदिर मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये तो चोरी भी और सीना जोरी भी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली स्थिति है। पीडीए का लगातार मतलब बदलने का जो मतलब है वो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग अवसरवादी है, समाजवादी पार्टी है। इनको अपना नाम अवसरवादी पार्टी रख लेना चाहिए। उनकी मंशा है, वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। सरकार विकास का काम चाहती है। सदन जनता ने चुन के भेजा है चर्चा के लिए, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से नेताओं की बयानबाजी है। एक पक्ष कह रहा है कि जो पीड़ित है वही पीडीए का फुल फॉर्म है। वो कहते हैं जो पीड़ित है वही पिछड़ा है, वही पंडित भी है। लेकिन जो दूसरा वर्ग है, यानी कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, इस विशेष संदर्भ में अगर मैं कहूं तो बीजेपी और जो उनके सहयोगी हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल बात पिछड़े की और पंडित की है ही नहीं, बात राजनीतिक अवसरवाद की है। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। इस चर्चा में उनको जोड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ये राजनीतिक अवसरवाद है या सामाजिक समरसता है जिसको जोड़ना चाहती है समाजवादी पार्टी, और कहाँ तक सही है, किसका क्या पक्ष है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। धर्मेंद्र सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, धर्मेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। रोहित अग्रवाल जो कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। रोहित जी बहुत स्वागत है आपका। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। रामकृपाल सर आपका भी बहुत स्वागत है। और रामकृपाल जी आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगा कि ओपनिंग स्टेटमेंट या ये कहें कि इस चर्चा को रुख आप ही दीजिए इस लिहाज से भी कि अब आपने देखा है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी नीति बदली है, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाती हुई आपको दिख रही है, चाहे वो राम मंदिर की बात कहे या फिर अब आपने देखा कि वो ब्राह्मण कार्ड खेलने की बात कहें, ब्राह्मण सम्मेलन जोड़ने की बात कहें। इस पूरे बदलती हुई राजनीति को आप कैसे देखते हैं, कैसे आकलन करेंगे इसका, किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं जी? देखिए, अभी आपने बहुत सारा दिखाया और लोगों के आज के और पहले के उनके वचन भी सुनाए। तो जब पीडीए बना था तब इसका तो मतलब यही था पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक ऐसा कहा जाता। अब क्या है कि जैसा मौसम वैसा कोट, राजनीति में भी देखा जाता है कि अवसर क्या है, कैसे हैं। तो राजनीति में अवसरवादी कहना कोई मतलब नहीं होता, उसका अवसरवादी होना ही पड़ता है। और मानस में एक चौपाई है कि जय विद होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। तो जिस भी तरह से कहीं से भी कुछ लगता हो कि कुछ हासिल हो सकता है, अब देखिए पास से पिछड़े, पास से पीड़ित, पास से पंडित, और अभी हो सकता है कि अनुप्रास अलंकार की तरह कुछ और भी निकले पास से। तो अभी तो सिर्फ पी ही बदला है, अभी डी और ए की परिभाषा भी बदल सकती है, उनके भी नेता बदल सकते हैं। तो देखिए ये पूरी कशमकश आने वाले जो राजनीति है 2027 का, अब समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है क्योंकि नवंबर दिसंबर से तो चीजें गर्माहट शुरू हो जाती है। तो मानसून के बाद तो ये रस्साकसी शुरू हो जाएगी। अब जनता क्या फैसला करती है, क्या चीज करती है। आज के जो घटनाक्रम है उसमें जिस तरह से एक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है कि अभी 2-4 महीनों में वो सब कुछ बदल जाए। हो सकता है ये मानसून सत्र जो अभी चल रहा है इसी में कुछ ऐसे घटनाक्रम हो जाए कि फिर से कल से बिल्कुल वो सारे समीकरण बदल जाएं। तो मेरा कहना यह है कि जब जैसे कुछ होता है तो वो चीजें चलती रहती हैं।
और इनमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं सोचना चाहिए कि क्या है, हर पार्टियां अपना करेंगी, विशुद्ध राजनीति है। और ये गलतफहमी है कि जैसे अभी पूछ रहे थे ना, करे महाराज आप मिश्रा हैं तो पत्रकारिता कीजिए, काहे को। तो जनता बहुत जागरूक है, जनता सब कुछ समझती है, देखती है कि कौन कितने पानी में है। फैसला करना तो अभी दूर की बात है, लेकिन अखिलेश जी कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि 8 सालों में करीब करीब 9 साल होने को आ गए जी। 9 साल से ये छरपटाहट तो है ही है कि किस तरह से फिर से हम पार्टी को पटरी पर लाएं। लेकिन जो हाल की घटनाएं हुई हैं, हालांकि अभी तो मैं कॉकरोच की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से अभी जो विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, उसके बाद जो आश्चर्यजनक परिणाम आए हैं, उड़ीसा, बिहार, बंगाल जी, तो ये जो कुछ भी इससे है, उससे तो एक बात तय हो गई है कि देखिए, मैं मोटे तौर पर कह रहा हूं कि जो लोग ये सोचते थे कि माइनॉरिटी को इकट्ठा करके और बहुत कुछ कर लेंगे वो लोग, वो चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो ये जो चीजें हैं कि केवल आप किसी एक, ये साबित हो गया कर्नाटक से ही करीब करीब कि माइनॉरिटी के बूते अकेले चुनाव नहीं जीता जा सकता है जी। ये कर्नाटक में देवगौड़ा को जब माइनॉरिटी ने छोड़ा तब से, और जिस तरह से, तो अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने जो लोग पारंपरिक वोट जिनके थे, कांग्रेस भी लगी हुई है, उसके पारंपरिक वोट, उसकी जो नेता होता है शब्द ना, ने का मतलब नेतृत्व और ताका मतलब ताकत, तो वो अपनी ताकत ढूंढ रहा है पूरे देश में कि वो उसका नेता का ताग गायब हो गया है, तो ढूंढ रहा है। ऐसे ही बाकी पार्टियां भी ढूंढ रही है। ठीक बात है। तो जी, इसमें इस छटपटाहट में कई शब्द बदलेंगे, कई अर्थ बदलेंगे, अभी कई चीजें होंगी। जी 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 जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसा अवसर, जैसा मौसम वैसा कोट, और इसको अवसरवादी तौर पर नहीं लेना चाहिए। जाहिर तौर पर अगर लोकतांत्रिक तरीके से देखें तो ये अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का बिल्कुल हक है कि वो किसी भी समाज तक उस तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। लेकिन जो आपने एक बात और कही कि वो असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक, उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र तक, ये जो मुस्लिम वोट बैंक का वीटो था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया है, और शायद इसी वजह से ये समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, ऐसा शायद बहुत सारे लोग मानते हैं। और शायद यही वजह है कि जब अगला सवाल मैं धर्मेंद्र सिंह से करूंगा कि क्या जरूरी ऐसे आ गई कि आपने जो पहले जो पिछड़ा हुआ करता था अब वो पंडित हो गया। पहले जिस, अभी हमने आपको बाइट दिखाई थी कि आपके जो नेता है वो मिश्रा जी, वो जो पूरी बाइट आपने सुनी कि किस तरह से उन्होंने संबोधन किया है, किस तरह से तिरस्कार करते हुए नजर आते थे, अब पलकों पर बैठाने को राजी हैं। तो क्या ये जरूरी है या मजबूरी हो गया है इन चुनावों को देखते हुए? जी निखिल जी नमस्कार। हमारे पहले साथी और विशेष रूप से हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब थे तो राम कृपाल जी का बड़ा नाम था जी 90 के दशक में। और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका बड़ा जेन्युइन सवाल है। देखिए, ऐसा जो आप पहले सवाल तो हमारे नेता पे उठा रहे थे आदरणीय अखिलेश यादव जी पर, 2022 में परशुराम जी का सम्मेलन हुआ, परशुराम का फरसा स्थापित हुआ था और तमाम कार्यक्रम हुए थे, और उस समय भी कमोबेश इसी तरह की चर्चा हो रही थी। समाजवादी पार्टी हमेशा से, ये अलग बात है कि नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी एमवाई बना दें, कुछ और बना दें, कभी कुछ और बना दें, लेकिन समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलती रही है। और उस दौर में आप पहले देखिए, जब राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो भी बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों का, ठाकुरों का मत जो है समाजवादी पार्टी को मिलता था। एक समय में काफी संख्या में 2009 में एमपीज भी हमारे जीते थे। मैं महत्वपूर्ण बात इस पर आ रहा हूं, जो पीडीए पर। पीडीए में हमारे नेता ने बहुत पहले कई बार इस बात को कहा कि पीडीए का मतलब पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, आधी आबादी है, और साथ साथ वो मार्जिनलाइज लोग जो मुख्यधारा से छूट गए हैं, जो पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, अगड़े हैं, वो सब हमारे साथ हैं।
कोई राजनीतिक दल किसी पार्टी, किसी जाति को किसी धर्म के आधार पर छोड़ करके कि हम इनको अछूत मान करके राजनीति नहीं कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी अलग बात है, धार्मिक आधार पर राजनीति करती है, और समाजवादी पार्टी कभी भी किसी एक को अछूत मान के राजनीति नहीं करती है। राजनीति में समय समय पर भाषण और भाषा बदल सकती है, समय पर आगे बढ़ते जाने का नाम ही राजनीति है, या समाज में भी समय समय पर कुछ चीजें छूटती, कुछ चीजें आगे आती हैं। लेकिन ये कहना कि आप पहले फला समीकरण चलते थे, इस समीकरण से समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं थी, चाहे उन्होंने लैपटॉप बांटा तो समाज के सब वर्गों को दिया, चाहे समाजवादी पेंशन हमारी योजना थी तो सब वर्गों के लिए दिया, चाहे अगर बहुत कम समय में मेट्रो बना करके न केवल चला के दिखाया, या जब एक्सप्रेस वे कोई सोच नहीं सकता था उस पर जगुआर भी उतरे, आगरा वाले एक्सप्रेस वे पर सब लोग चलते हैं, ऐसी कोई योजना नहीं रही। या लोहिया आवास योजना हो या जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना हो, सारी समाज के सभी वर्गों के लिए थी। जो एक स्पेशल आप इंसिडेंट दिखा रहे थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उन्होंने पूछा, देखिए जो सवाल आप सरकार से पूछने चाहिए, सत्ता में बैठे जो सवाल मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, वो सवाल आप अगर दूसरे से पूछे उसका क्या जवाब होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किस जात के, उन्होंने पूछा क्या नाम है। अब वो नाम बताया मिश्रा, तो उन्होंने कह दिया मिश्रा जी, ऐसा नहीं, पहले उन्होंने पूछा कि क्या आप पिछड़े हो, ये वो बाइट अगर आप कहेंगे मैं दोबारा चलवा दूंगा। उन्होंने कहा कि क्या आप पिछड़े हो, तो उन्होंने कहा नहीं, फिर कहा नाम बताओ, तो फिर उन्होंने बताया मिश्रा जी। नहीं निखिल जी, मुख्यमंत्री जी ने एक प्रतिष्ठित चैनल को क्या कहा था, वो तो हमारे यहाँ ये भी बोलना ठीक नहीं है। हमारे ख्याल से वो मॉडल उसमें कंडक्ट के खिलाफ हो जाएगा कि मैं उस शब्द को बोल दूं तो मुख्यमंत्री जी ने उसको क्या बोल दिया था। तो ये तो अलग चीज, उनके कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं, लोगों को क्या नहीं बोल देते हैं, तो उनके लिए भी होगा समान रूप से लागू होता। लेकिन ये सही है कि समाजवादी पार्टी की राजनीति समाज के सभी वर्गों के लिए रही, और ब्राह्मण विशेष रूप से समाज को, जब समाज पथभ्रष्ट होता है, गलत दिशा में जाता है और जब जरूरत होती है, तो हमेशा उन्होंने अच्छा रास्ता दिया है। त्याग का नाम है, समर्पण का नाम है, और उन्होंने समाज को बनाने के लिए योगदान दिया है। तो ब्राह्मण का सम्मान, जिस समाज में ब्राह्मण का सम्मान नहीं, तो वेदों में भी और भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि उनको सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। जहां पर इनका सम्मान नहीं होता वो समाज पराभव की तरफ जाता है। तो उनका हमेशा सम्मान समाजवादी पार्टी में था, और समय समय पर आप पीछे देख लीजिए, तमाम संतों महंतों के साथ हमारे नेता मिलते रहे और उनके साथ तमाम उनकी मुसीबतों में, समस्याओं में खड़े रहे हैं। अयोध्या के अंदर तमाम संतों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, ब्राह्मण समाज ने सरजू में कसम खाया कि इनको भारतीय सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, चूंकि वहां किस तरह से उनके मुआवजे को लेकर के, उनकी संपत्तियों को लेकर के जो जबरदस्ती कर रहे थे। और उसी समाज ने देखा किस तरह से भगवान का नाम लेकर के इन्होंने इतना बड़ा धोखा किया कि चंदा में चोरी किया। तो समाज का सब वर्ग भाजपा से नाराज है और उसको किसी दूसरे कंटेस्ट में देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौशल कांत मिश्रा इसका जवाब देंगे कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है और ये समाजवादी पार्टी हमेशा से ब्राह्मणों की हितैषी रही है। अभय होए जो तुम्हें डराई, ये अब कंसेप्ट जो है समाजवादी पार्टी का हो गया है। इस पर आपके कमेंट में चाहूंगा, जवाब चाहूंगा। निखिल जी, भाजपा धर्म की राजनीति करती है तो इसमें गलत क्या है? सभी को धर्म की राजनीति करनी चाहिए। विधर्मी की राजनीति कौन करता है? धर्म के साथ चलना तो सुप्रीम कोर्ट कहता है। हमारी अपनी सीक्रेट एजेंसी का मोटो है धर्म पर चलना चाहिए, धर्म की रक्षा करना चाहिए। तो धर्म पे चलना गलत कहां से है? अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। आपको समझना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश जब देश आजाद हुआ था तब से वहां पर कांग्रेस की सरकार थी और उनका वोट बैंक था दलित, ब्राह्मण और मुसलमान। रामकृपाल जी एग्री करेंगे जी। और उसके बाद फिर जातिवादी राजनीति का पराभव हुआ और वहां पर अलग अलग जातिवादी नेता पैदा हुए, दलित नेता पैदा हुए, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी पैदा हुए। और उन्होंने जब मौका मिला, अखिलेश जी की बात करते हैं पहले, जब मौका मिला उनका जब तक वोट बैंक का काम चलता रहा। पहले आप देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पहले 20-25% वोट पाकर के लोग सत्ता में रहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक परिपाटी चेंज कर दी है कि अगर आप 50% के पास नहीं होंगे तो आप सत्ता में नहीं रह पाएंगे। तो लोकतंत्र में यह बदलाव दिया है धर्म की राजनीति करके। दूसरी बात, अब जब अखिलेश यादव जी की पहला कार्यकाल देखिए या मुलायम सिंह जी का कार्यकाल देखिए तो उसमें होता क्या था? केवल MY फैक्टर की ही तो राजनीति चलती थी। MY फैक्टर, मुसलमान प्लस कुछ सिलेक्टेड जातियां पिछड़े वर्ग की, उसकी राजनीति करते आए थे। उनकी सरकार जाने लगी, उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है और तब उन्होंने क्या
किया, उन्होंने दलित को जोड़ने की कोशिश की। कब? जब उनका नारा हुआ था, क्या नारा था उनका? नारा था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारा अखिलेश यादव का ही तो था, समाजवादी पार्टी का नारा था जब दोनों लोग मिले थे। फिर जब उसके बाद भी काम नहीं चला तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर उसको पीडीए बना दिया, एक ऐसा पीडीए जो इतना कंफ्यूजन वाला पीडीए है, अखिलेश यादव खुद कंफ्यूज आते हैं कि उसमें पी कौन है, डी कौन है, ए कौन है। पर उसमें 3 चीजें फिक्स हैं। पी का मतलब परिवारवादी, डी का मतलब दंगाई और ए का मतलब अल्पसंख्यक। ये फिक्स रहा है और कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप ये देखिए, ये जो ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, इनके अपने जो प्रवक्ता थे उन्होंने ब्राह्मण को वैश्या से कंपेयर किया था कुछ महीने पहले ही। जगह जगह वो माफी मांगते घूमे थे। ये वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने, ठीक है, शंकराचार्य के ऊपर लाठीचार्ज तो इन्होंने भी किया, इन्होंने किया था ना। आज जो हुआ उसकी बात नहीं, मैं तो इतिहास की बात कर रहा हूं जी। सच्चाई यही है। नहीं, आपने किया तो नहीं पूछा जाएगा, इन्होंने किया था। अरे साहब आपने क्या तो किया था? एक मिनट धर्मेंद्र जी, ये वाली डिबेट, धर्मेंद्र जी ये डिबेट नहीं चले, धर्मेंद्र जी ये डिबेट नहीं। अगर ये वाली डिबेट वो भी कर लेते हैं ना। आप बड़े ध्यान सुन रहा हूं। अरे मैं भी आपको बड़े ध्यान से सुन रहा था भाई। जातिवाद के सूरमा समाजवादी पार्टी है और उन्होंने जिस तरह की मुस्लिम और बैकवर्ड की राजनीति की थी, और बैकवर्ड में भी केवल यादव की राजनीति की थी, उससे पूरा प्रदेश पूरी तरह से वाकिफ है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की राजनीति करते हैं, हमेशा से करते रहे हैं। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, प्रदेश में अपराध, दंगा सब बढ़ जाता है और इस लेवल तक का दंगा बढ़ जाता है कि जब दंगा होता है तो उसके बाद केवल ये अल्पसंख्यकों को अपना, केवल उनको मुआवजा देते हैं, जिसके लिए इनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती है। तो कुछ नहीं है, ये चुनावी गिरगिट हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वोट बैंक के हिसाब से ये अपना रंग बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का रंग एकदम फिक्स है, भगवा। धर्म पर चलते हैं और धर्म पर चलते रहेंगे। वोट के हिसाब से हम बदलते नहीं है। जब राम का नाम कोई नहीं लेने वाला था, 2 सीटों पर थे, तब भी हम राम के साथ थे। आज भी हम राम के साथ रहेंगे। एक भी सीट नहीं आएगी तो भी हम राम के साथ रहेंगे। गर्व से कहते हैं कि हम राम के साथ हैं और हम धर्म की राजनीति करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। हम विधर्मी राजनीति नहीं कर सकते, हम अधर्मी राजनीति नहीं कर सकते, हम जात की राजनीति नहीं कर सकते। ठीक है, धर्मेंद्र जी आते हैं आपके पास। उससे पहले निखिल जी मैं जान रहा हूं, मैं थोड़ा सा मैं जवाब देना चाह रहा हूं। अरे ये मैं भी जवाब दूंगा। नहीं, मैं ठीक है, चोर है। धर्मेंद्र जी सुनिए तो, धर्मेंद्र जी सुन तो लीजिए। धर्मेंद्र जी मेरी बात सुनिए, आप अपने पॉइंट्स बिल्कुल याद रखिए। मैं, हमारे साथ एक और मेहमान है रोहित अग्रवाल जी, मैं चाहता हूं उनके भी पॉइंट्स ले लूं, उसके बाद फिर हम आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, रोहित अग्रवाल जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी फोर्स है आप लोग, किस तरह से इस समीकरण को देखते हैं, कितना प्रभावित करेगा ये चुनावों में? देखिए निखिल जी, अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी वहां पे कहीं पे नहीं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है राष्ट्रीय लोकदल। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में जनता को पूरा विश्वास है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ एक ही सिंबल को पहचानती है वहां की जनता, वो है हैंडपंप। और हैंडपंप के सिंबल पे लड़ने के लिए पूरी की पूरी जितने भी आप विधायक हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, आप उनसे अगर पूछेंगे कि आप हैंडपंप के सिंबल पर लड़ेंगे किसी और सिंबल पर लड़ेंगे, तो उनका जवाब एक ही होगा कि हम हैंडपंप के सिंबल पर लड़ेंगे। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर आप स्पेसिफिक बात करते हैं तो वहां पे ना तो धर्म की राजनीति चलती है, ना जाति की राजनीति चलती है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति चलती है। वहां का जो मॉडल है वो पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं रिपीट किया जाता है। रही बात इस चीज की कि समाजवादी पार्टी को आज हम जातिवादी कह रहे हैं, भैया ये टैग लिया किसने है? पीडीए की बात किसने की थी? पीडीए की बात तो आपने की थी, हमने तो की नहीं थी। और जब आपने पीडीए की बात की और आपने उसकी परिभाषा को दिन प्रतिदिन बदलने का काम किया, और लगभग मुझे लगता है 100 से अधिक परिभाषा पीडीए की ये दे चुके होंगे समाजवादी पार्टी वाले। तो पीडीए की जब आप बात करते थे और उसके बाद आपने माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, तब मैं डिबेट के ऊपर मैंने समाजवादी पार्टी से कहा कि भाई पी फॉर पांडे जी है इनका पीडीए। तब ये इनको बहुत मिर्चा लगती थी और विरोध करते थे ये। वो आज भी आर्काइव में है वो डिबेट, जब मैं कहता था पी फॉर पांडे जी है तब ये विरोध करते थे। मतलब ये बात सत्य है कि आज आपने पिछड़ा और दलित को तो धोखा दे दिया, और ए को, अगले को तो पहले ही आप धोखा दे चुके हैं। ये जो पूरा देश जानता है कि आप अल्पसंख्यक को तो वोट बैंक ही समझते हैं, उससे ज्यादा आपने आज तक उसको कुछ समझा ही नहीं, क्योंकि उनको कुछ दिया ही नहीं है।
देखिए जो सच्चाई है वो ये है कि इनका पीडीए जो है वो है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि साहब जब जरूरत पड़े तब ब्राह्मण बन जाओ, जब जरूरत पड़े तब पिछड़ा बन जाओ, जब जरूरत पड़े तब दलित बन जाओ, जब जरूरत पड़े तो डी से कुछ और बन जाओ। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और अत्यंत दुखद है कि हमारे देश की जनता को ये बेवकूफ समझते हैं। इनको लगता है कि देश की जनता समझेगी नहीं। अब मैं इनकी असलियत बताता हूँ आपको। निखिल जी मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। ये जन्मेश्वर मिश्रा जी की जयंती मना रहे थे और जन्मेश्वर मिश्रा जी के नाम पे इन्होंने बहुत भव्य पार्क लखनऊ के अंदर बनाया है। जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिएगा ये जो पार्क बनाया है एक्चुअल में बनाया नहीं है इन्होंने सिर्फ उसको रेनोवेट किया है। रेनोवेट करने के साथ साथ उस पार्क का नाम क्या था जो बदल के इन्होंने जन्मेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया? उस पार्क का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क और उसको बदल के इन्होंने जन्मेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया। तो मतलब दलित विरोधी मानसिकता आपने वहां पे दिखाई। भाई आपको अगर जन्मेश्वर मिश्रा जी के नाम से कोई योजना रखनी थी, कोई पार्क बनाना था, नया बना लेते। आप एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का नाम बदल के जन्मेश्वर मिश्रा जी के नाम पे रख देते हैं। तब आपको ब्राह्मणों की जरूरत थी, लेकिन जैसे ही ब्राह्मणों की जरूरत खत्म हुई वैसे ही तुरंत इन्होंने क्या किया साहब कि दलितों का शोषण शुरू कर दिया इन्होंने। अब आप स्थितियां देखिए भाई, भदोई का नाम आज संत रविदास नगर रखा गया है, एनडीए की सरकार ने रखा है। तो ये इनसे पूछिए कि भदोई संत रविदास नगर ही भदोई का नाम 1997 से चला आ रहा था और आपने उस नाम को बदल के भदोई कर दिया था। तो ये दलित विरोधी मानसिकता कहां से आती है? मैंने आपको बताया, देखिए स्थितियां साफ है पूरी तरीके से कि आप कभी पिछड़े को पकड़ने की कोशिश करोगे, कभी दलित को पकड़ने की कोशिश करोगे, कभी धर्म के नाम पे राजनीति करोगे अल्पसंख्यक को कह के, और कभी आप जातियों के नाम पे राजनीति करोगे। पर जनता सब समझती है। ठीक है कि आप किसी के जवाब नहीं ले हो, ना आप अगड़ा के हो, ना आप पंडित के हो, ना आप पिछड़े के हो, ना आप दलित के हो, ना आप अल्पसंख्यक के हो, क्योंकि आप तो सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार के हो। वो परिवार है अखिलेश यादव जी का परिवार। क्योंकि जब 5 सांसदों को टिकट देने की बारी आई थी इनको कि 5 लोगों को टिकट देना है, वो 5 यादव थे और वो 5 यादव सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी के परिवार से थे। वो किसी और परिवार से नहीं थे 5 यादव। वो 5 यादव जिनको टिकट दिया गया 2024 में, वो अखिलेश यादव जी के परिवार के लोग थे। इसके अलावा कोई यादव नहीं था। ठीक है, तो यादवों के भी नहीं हो जो सच्चाई। ठीक है। जवाब ले लेते हैं धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, एक लाइन मुझे याद आ रही है कि थोड़ा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, नदी का साथ देता हूं तो समंदर रूठ जाता है। दरअसल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप पिछड़ा ब्राह्मण को पाने की चाहत में पिछड़ा, ऐसा तो नहीं कि पिछड़ा छूट जाए। और जिस तरह की बात अभी इन्होंने कही कि भीमराव अंबेडकर, यानी कि उसमें दलित और जो अल्पसंख्यक हैं वो उनका भी आपने ध्यान रखा है ना धर्मेंद्र जी? निखिल जी बिल्कुल समंदर छूट जाता है, लेकिन हमसे नहीं। चंदा चोरी करने वाली भारतीय जनता पार्टी समंदर छूट गया जो करोड़ों सनातनियों वाला समंदर था, वो पूरा दुनिया देख रहा है। रोहित जी हमारे आरएलडी प्रवक्ता हैं, इनको क्या समस्या है ये जाने। ये कह रहे थे कि वहां पश्चिम में केवल जात चलता और कुछ नहीं चलता। ये वो बोल रहे हैं 2017 में 1 सीट पाए थे। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। इन्होंने कहा पश्चिम में केवल विकास चलता है। नहीं, एक मिनट, गलत पर्सपेक्टिव में मत रखिए सर। उन्होंने ये कहा मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के, मैं सच बताऊं, मैं नोट भी करता जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि पश्चिम में केवल विकास की बात होती है। आप बीच में बोलेंगे, मैं बीच में नहीं बोल रहा सर। अरे बात मैं आपको पूरा अरे सुनिए भाई, आप बाकी लोग शांत हो जाइए, बाकी लोग मत बोलिए। धर्मेंद्र जी से बात हो रही है। नहीं, रोहित जी 1 मिनट शांत हो जाइए। रोहित जी 1 मिनट शांत हो जाइए। रोहित जी 1 मिनट शांत हो जाइए। धर्मेंद्र जी मेरी बात सुनिए। अरे धर्मेंद्र जी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं केवल आपको सही पर्सपेक्टिव में रख रहा हूँ। अरे भाई नहीं, ऐसे पर्सनल मत होइए। अरे इतनी अच्छी चर्चा हो रही भाई, आप लोग पर्सनल क्यों हो रहे? नहीं भाई, पर्सनल मत होइए। धर्मेंद्र जी और रोहित जी, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। झूठा बेईमान नहीं, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। धर्मेंद्र जी, बात मैंने केवल ये, अब एक दूसरे पर मत बोलिए और पर्सनल मत बोलिए। इतनी अच्छी चर्चा हो रही, सब एक अपने अपने बारी में बोल रहे हैं। अब एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए।
ये देखिए दर्शक भी देख रहे हैं, बहुत प्रबुद्ध दर्शक है हमारे दूरदर्शन के, तो आप ऐसा मत करिए कि अपनी अपनी छवि खराब करें। अगर किसी को कोई भी खराब शब्द बोलता है तो आप समझिए इस बात को। मैं ये कह रहा हूं कि धर्मेंद्र जी, आपने ये कहा कि रोहित जी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति होती है। दरअसल मैं ये आपको बीच में रोक रहा था, मैं आपके बीच में नहीं टोक रहा, लेकिन मैं ये कह रहा था कि उन्होंने ये नहीं कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ जाति की राजनीति होती है, उन्होंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ विकास की राजनीति होती है। तो आपने अगर उसको गलत सुना है तो अपने को करेक्ट करिए, अब दोबारा अपने जवाब दीजिए। भाई देखिए, अपने अपनी बारी में बोला करिए, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, बाकी बीच में कोई नहीं बोलेगा। धर्मेंद्र जी आपकी बारी। निखिल जी ये जो पूरा बोल रहे थे तो इन्होंने कहा, आप अभी पूरा सुन लीजिएगा, कि ना वहां धर्म की राजनीति होती है, न ये होती है, न होती है, वहां सिर्फ जात की बात। खैर जो भी कहे वो उसको ये जाने, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं, हमको आईना जो दिखा रहे हैं, जो खुद ही 2017 में इनका एक विधायक जीता था, लोकसभा में 0 पर पहुंच गए थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनको राज्यसभा भेजा, इनके नेता को, जिनके लिए इतना हट रहे हैं। और भाषाई संयम जिसको बैठाइए, तुम तड़ाक करना और ये अपनी हैसियत बेहैसियत बताना उनको बता दीजिए। किसी भी पैनलिस्ट को अपनी पार्टी की बात करें, इस तरह की बात करेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देंगे तो हमको भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि किसी नेशनल चैनल बैठ करके किसी रोहित जी आपकी आवाज मैंने बंद कर रखी है इसलिए, और बाकी सभी पैनलिस्ट सभी लोगों की आवाज मैंने बंद कर रखी है। अभी केवल धर्मेंद्र सिंह जी की आवाज जा रही है, इसलिए बाकी लोग बोलने की कोशिश ना करें। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर अदर्स, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एक एक करके बोले और कोई भी अपशब्द या कोई भी ऐसा शब्द कोई भी ना बोले। देखिए ठीक है धर्मेंद्र जी, अपनी बात पहले रखिए। ये हमेशा निखिल जी, ये हमेशा इस तरह की तुम तड़ाक उल्टी सीधी बत्ती हैसियत देखने लगता, पता नहीं क्या है। नहीं आप टॉपिक पे करिए, छोड़िए वो बात सर, अब बीत गई। ये मेरा निवेदन है कि आप जब भी बैठाइए तो इस आग्रह के साथ बैठाइए कि अपनी पार्टी की बात। ठीक है सर, वो हो गया आग्रह, सबने सुना। अब आप टॉपिक की दूसरी बात। जी जी हाँ, हम दूसरी बात करें, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम धर्म चलते हैं। भाई संविधान मानते नहीं, इनके नेता ने पहले भी कहा था कि हमको तो 400 पार चाहिए, इसलिए संविधान बदलना है। और धर्म की जो बात करते थे वो लोग चंदा चोरी कर लिए, करोड़ों सनातनियों का न केवल निर्माण में चोरी किए, जमीन की खरीद फरोख्त में चोरी किए, चंदा आ रहा था उसमें लगातार चोरी करवाते रहे। और उसके बाद जो लोग कहते दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, उन्होंने उसको न दूध किया न पानी किया, उसको लपेट करके उसको दबाने के लिए गोबरी एक हमारे यहाँ गांव कहा जाता है, उसको लपेट के खत्म कर देने का काम किया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। ये कह रहे थे दलितों की बात वो कर रहे हैं जो दलितों के आरक्षण के विरोधी है। आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा कि समय आ गया कि समीक्षा की जरूरत है। जो हिस्टोरिकली पिछड़े थे, किसी की कृपा पे नहीं थे, उनके आरक्षण की बात को कौन कह रहा था? कौन मिटाना चाहता आरक्षण? वो हमको ज्ञान दे रहे हैं कि दलितों के विरोधी है। अरे ब्राह्मणों की बात, जनेश्वर मिश्रा जी की बात आज पहली बात थोड़ा। अरे हमारे सर्वोच्च लीडर थे, हम लोग उनको छोटे लोहिया कहते थे, और प्रतिवर्ष भव्य मनाते, हम मनाते हैं। जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी नहीं मनाती। और उसके बाद जनेश्वर मिश्रा पार्क कितना बड़ा भव्य निर्माण किया, हमारे समाजवादी प्रतीक जेपी एनआरसी जिसको इन्होंने बंद कर रखा किया है। तो हम तो लगातार उस ट्रैक पे हैं। ब्राह्मणों की जहां तक बात है, जिस पर आपने किया, पीडीए के परिभाषा की जहां तक बात है, ब्राह्मण हमारे लिए हमेशा पूजनीय था, हमेशा आदरणीय था, हमेशा उसका मार्गदर्शन मिलता रहा है, आगे भी मिलेगा ऐसी उम्मीद है। 22 में भी आपने देखा, ठीक है हम चुनाव हार गए, मुख्य विपक्षी दल रहे, सीटें बढ़ी। 17 के बाद से लगातार जितने चुनाव हैं उसमें सीटें बढ़ी, और 2024 में इनको इनका जवाब मिला। इनको कहां पहुंचा दिया ये उत्तर प्रदेश की महान जनता ने देखा। और आगे आने वाले समय में भी सारू समाज को लेकर के आगे चलेंगे। सिर्फ इतना कहना, अब पीडीए में पी से पंडित भी होता है, पी से पिछड़ा भी होता है, तो किसी क्या आपत्ति है? ठीक है। पी से डी से दलित भी होता है, ए से अल्पसंख्यक भी होता है, एल से आदिवासी भी होता है, ए से आधी आबादी भी होता है, तो किसी को क्या दिक्कत है? ठीक है सर, ठीक है। असल में दिक्कत यह है कि उसके साथ साथ जब चीजें परिभाषा बदलती रहती है तो ये लोग कहते हैं कि भाई आप अवसर के साथ उसको बदलते रहते हैं। आपको हम फिर जोड़ेंगे, मतलब इस पर आएंगे अभी धर्मेंद्र जी। और डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, आपके पास हम आएंगे, आपका जवाब लेंगे, लेकिन दर्शकों आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ बने हैं, ये चर्चा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। हरियाणा, जहां कारोबार को मिलते हैं नए पंख, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई इबारत लिखी जा रही है। वर्ष 2014-2015 में राज्य का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,61,707 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। हरियाणा अब देश की निर्यात राजधानी बनने की ओर अग्रसर। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर 250 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं,
डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान, डिजी लॉकर और ई फाइलिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री जी के डिजिटल विजन ने बनाया कारोबार को और भी आसान। 164 दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, 7 दिनों में पानी का कनेक्शन, 15 दिनों में बॉयलर निर्माता का रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ने बनाया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। ये सफर अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा और ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को नए पंख। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में, जहां PDA का नामकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। और P का मतलब अखिलेश यादव ने एक नया नामकरण दिया है। P मतलब पिछड़ा नहीं, P मतलब पंडित। और इस पर चर्चा हमारी जारी है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, ब्रेक पर जाने से पहले आप जवाब देना चाह रहे थे। दरअसल जवाब आप अपनी जो बहुत सारे आरोप लगाए उसका तो आप जवाब दीजिएगा ही। कह रहे हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी का आरोप, देखिए एक बार फिर से आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया है, तो आप क्या उसका जवाब देंगे? वो तो आप दीजिएगा ही। साथ ही में अगर जैसा कि धर्मेंद्र सिंह कह रहे हैं कि आप P का अगर मतलब मल्टीपल अगर उसमें डेफिनेशंस हैं, P का मतलब पिछड़ा भी है, P का मतलब पंडित भी है, P का मतलब पीड़ित भी है, तो दिक्कत क्या है आपको? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं निखिल जी, इसीलिए तो हम कहते हैं चुनावी गिरगिट, रंग बदलते रहते हैं, और कुछ थोड़ी ना है। अब मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने आरोप लगाया, धर्म की राजनीति करते हैं निखिल जी, इसीलिए गर्व से कहते हैं कि जो भी चंदा चोर है वो अपराधी है, उनको जेल में जाना चाहिए। अगर उनका किसी का अवैध निर्माण है तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये धर्म की राजनीति करने वाला ही कह सकता है। राम के मंदिर में जिसने चोरी की वो अपराधी है, उससे निकृष्ट अपराधी कोई हिंदुस्तान में या दुनिया में पैदा नहीं हो सकता, ये कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, अभी मेरे मित्र बड़ा दलित प्रेम की बात कर रहे थे। दलितों से ऐसा प्रेम था कि इकलौती दलित नेत्री भारत की, अगर हम कहें रमाबाई को छोड़ दें, अगर आजादी के पहले छोड़ दें, मायावती से बड़ी दलित नेता बनी नहीं, उसको जान से मार देते अगर बीजेपी के ब्रह्मदेव जी नहीं पहुंचते। ये दलित प्रेम था। दलित प्रेम ये था कि इन्होंने प्रमोशन के रिजर्वेशन को उत्तर प्रदेश में खत्म किया था। ये दलित प्रेम था। दलित प्रेम था कि दलितों के आरक्षण को उन्होंने उत्तर प्रदेश में कम करने की कोशिश की थी। दलितों का जो SC/ST एक्ट था, जब इनकी मुलायम जी की सरकार थी, उसको डाइल्यूट करके खत्म करने का काम किया था। और दलित प्रेम बता देते हैं, दलित प्रेम यह था कि छत्रपति साहू जी महाराज नगर एक होता था जी, आज का अमेठी है, मायावती जी ने किया था। कानपुर देहात को रामाबाई नगर बनाया था, उसको बदल दिया। भीमनगर बनाया था, प्रबुद्ध नगर बनाया था, पंचशील नगर बनाया था, उन सबको बदल दिया नाम। ये इनका दलित प्रेम है। दलित प्रेम खत्म हो गया है। मायावती जी कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ नहीं जा रही, इसीलिए पंडित के पाले में आके गिरे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति क्यों करते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण का परसेंटेज 12 से 14% है। अगर एक जाति का सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन है ब्राह्मण का, वो 12 से 14% है। इसलिए वो ब्राह्मण जो वैश्या हो गया था, वो आज इनका वोट बैंक हो गया। ये समाजवादी पार्टी है। दूसरा वोट बैंक इनका मुस्लिम है। उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, इसलिए ये अल्पसंख्यक इनकी गोद में बैठा रहता है और ये उसकी गोद में बैठे रहते हैं। तीसरा, यादव का परसेंटेज भी जान लीजिए 8 से 9% है। ये 3 बड़े बड़े वोट बैंक है जातियों के, इसलिए जातियों की राजनीति से ऊपर नहीं उठ सकते। और जहां तक रही राम प्रेम इनका, आपको याद है ना नारा क्या लगा था अयोध्या में, मथुरा न काशी, अयोध्या में अवधेश पासी। ये राजनीति किसकी कर रहे हैं? जाति की कर रहे हैं। ये घनघोर जातिवादी हैं, घनघोर हिंदुओं को बांटने वाले हैं।
घनघोर हिंदुओं को बांट करके, जातियों की राजनीति करके, मुसलमानों को जोड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश को फिर वो गुंडा प्रदेश बनाना चाहते हैं, जहां से आज वो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होकर के सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। एक बीमारू राज हुआ करता था इकोनॉमी में, आज देश की दूसरे नंबर की इकोनॉमी बन गया है। जहां कट्टे बनते थे, बम बनते थे, वहां पर आज ब्रह्मोस बन रही है। ये फिर उसी उत्तर प्रदेश में ले जाना चाहते हैं। ये इनकी राजनीति, क्योंकि जाति के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। इनके नारे इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमारे प्रवक्ता आरएलडी के बैठे हुए हैं, इन्हीं के नेता कहते थे ना, जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। ये इनका कैरेक्टर है। आपके नारों से आपकी आत्मा, आपका दिल झलकता है। भारतीय जनता पार्टी के नारे नहीं, दिल में राम बसते हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति करते हैं। गलतियां होंगी, सुधारी जाएंगी, लेकिन अगर ये बहुत बड़े धर्म की राजनीति करते हैं ना, बहुत बड़े ब्राह्मणवादी हो गए, हिंदूवादी हो गए, तो यहां बता के जाइएगा कि मथुरा में मंदिर बनना चाहिए कृष्ण का कि नहीं। हम तो गर्व से कहते हैं, नहीं कोर्ट से नहीं बनेगा, कानून लाके बनाएंगे, पर मथुरा में मंदिर बनाएंगे। हिम्मत हो तो यहां बोल के जाएं। ठीक है, ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि रोहित अग्रवाल, मैं दरअसल रामकृपाल सर आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि रोहित अग्रवाल, एक बात आई कि भाई हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है, उस राजनीति का असर किस तरह से आप देख रहे हैं अपने इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? और सपा के प्रवक्ता ने कहा कि भाई आप जो कुछ थे समाजवादी पार्टी के बदौलत थे, तो आप लोगों का तो आधार ही इनके बदौलत था, तो अब कैसे आप सियासत करेंगे इनके बगैर? मतलब जो आने वाली राजनीति में मैं कह रहा हूं, जब पीडीए का जब इस समीकरण को बदला जा रहा है, तो उसमें आपका क्या टेक होगा? मेरा मतलब ये है। देखिए निखिल जी, जो ये नए नए बरसाती मेढक पैदा हो गए राजनीति में, उनको इतिहास की कोई जानकारी तो है नहीं। अगर आप 1989 से शुरुआत करेंगे तो जो इनके नेता थे मुलायम सिंह, उन्होंने चौधरी अजीत सिंह की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया था, धोखा देने का काम किया था। तब समाजवादी पार्टी उत्पन्न हुई थी। जिसके ये प्रवक्ता बन के बैठे हैं, वो राष्ट्रीय लोकदल को धोखा देके बनी हुई पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये इनको पता ही नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के आशीर्वाद से मुलायम सिंह ने राजनीति शुरू की थी। ये हमको बताते हैं कि साहब हम इनके रहमो करम पे हैं। अरे जो हमारे रहमो करम पे जिसने कभी राजनीति शुरू की हो, मुलायम सिंह की जिसने जान बचाने का काम किया हो, जिसके साथ आज ये गठबंधन में है, मुलायम सिंह जी गिड़गिड़ाते हुए चौधरी चरण सिंह जी के पैरों में गिरे थे कि मेरी जान बचा लो कांग्रेस से, और तब उनकी जान बची थी, वरना कांग्रेस उनको मरवा देती, उनकी हत्या करवा देती। ये इतिहास के पन्ने पलट के कभी देखें, पढ़े लिखे, तब तो इनको कुछ समझ में आए। अब ये अनपढ़ लोग हैं, इनको कुछ पता तो है नहीं। सत्ता की भूख इतनी है, इतनी ज्यादा है कि कुछ भी आके अंड शंड बोल के चले जाते हैं टीवी पे। तो स्थितियां पूरी तरीके से साफ है कि जिस पार्टी का उत्पन्न ही राष्ट्रीय लोकदल के रहमो करम पे हुआ हो, वो अगर हमको इस तरीके की बात करे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सूरज को टॉर्च दिखाने के बराबर होगा। और एक बात इनको समझनी पड़ेगी कि हम विचारधारा से ड्रिवन पार्टी हैं। हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से ड्रिवन पार्टी हैं। आपकी तरह हमें जातियों के नाम पे राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी तरह में धर्म के नाम पे दंगे कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। किस तरीके से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के रहमो करम पे आप सरकार बनाने की कोशिश किया करते थे, उनके कुत्तों से मंच पे आपके नेता हाथ मिलाया करते थे, और उनके मरने के बाद आपके नेता वहां फातिया पढ़ रहे थे उनकी कब्रों पे, और उसके बाद आज आप हमसे बात करने योग्य समझते हैं अपने आप को। आपका कोई अस्तित्व नहीं और जनता भली भांति समझती है। जिस फरसे की ये बात कर रहे थे कि 2022 में हमने फरसा लगाया था, सबसे पहले वो परशुराम जी ने सबसे पहले उस फरसे को ही गिराने का काम किया था। और वो जो फरसा इन्होंने लगाया था ना, वो एक आंधी नहीं झेल पाया था, थोड़ी सी हवा चली थी, वो फरसा गिर गया था, क्योंकि परशुराम जी ने पूरे ब्राह्मण समाज को मैसेज दिया था कि ये धोखा देने के लिए फरसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके दिल में कोई ब्राह्मण प्रेम नहीं है, इनके दिल में कोई दलित प्रेम नहीं है, कोई पिछड़ा प्रेम नहीं है, कोई अल्पसंख्यक प्रेम नहीं है। इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेम है, वो है सत्ता की भूख, सत्ता की कुर्सी, जो मुझे लगता है जनता इनको पुनः देने वाली नहीं है। ठीक, जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं रामकृपाल जी के पास जाऊंगा। धर्मेंद्र जी, ये जो मथुरा और काशी वाला जो एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि जवाब दे के जाइएगा, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, उनका भी जवाब दीजिए और इनका भी जवाब दीजिए। जी देखिए, ऐसा है, जहां तक मथुरा काशी का सवाल है या प्रभु श्री राम मंदिर का, समाजवादी पार्टी हमेशा कहती रही माननीय न्यायालय होगा, पूरा देश माना। ये लोग नारा लगाते प्रभु श्री राम को कि हम आएंगे, हम बनाएंगे। इन्होंने क्या, प्रभु मार्ग जो प्रशस्त हुआ, जो मंदिर बना, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश बना, और वही मथुरा की बात है, जो न्यायालय फैसला करेगा, मामला सब जुडिस उसको पूरा देश मानेगा।
फिजूल का पिसान पोत के भंडारी बन के केवल चंदा चोरी करने के लिए भंडारी बन के मालिक बनना, वो इनको सीखे। दूसरी बात, हमारे साथी अपने आप को ज्ञानी समझता नहीं, मुलायम सिंह जी के गुरु यही रहे होंगे, होते नहीं। अरे आपके नेता कई बार पार्टियां बदल चुके हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, और उनको हराने वाला कोई और नहीं है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी ने किसके साथ गठबंधन नहीं किया? नहीं बताओ ना महाराज, ये बताओ समाजवादी पार्टी ने बात नहीं करूंगा, पता नहीं कितना अपने पढ़ा लिखा समाजवादी पार्टी। ठीक है, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया रोहित जी। रोहित जी आपका सवाल आ गया, आपने एक सवाल बीच में किया, मैं सुनने की कोशिश कर रहा था। आपने कहा भाई आप लोगों ने भी, धर्मेंद्र जी उस सवाल का जवाब भी दे दीजिए। चलिए ठीक है, कि आपने भी तो बड़े सारे गठबंधन किए। नहीं, जितना सवाल पूछेंगे उस सब मैं बता रहा हूँ। बहन जी की बात कर रहे थे, बहन जी 2019 में साथ आई, उन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया। हम लोग एक साथ चुनाव लड़े। अब वो मुद्दा इतिहास की गर्द उठा करके लोग, क्योंकि आगे बताने के लिए कुछ है नहीं, जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं होता इतिहास की धूल उड़ाते हैं, वो इनकी हाल है। दूसरी बात, हम ये करें 2022 में जिन लोगों के नाम ले रहे उन्हीं के चलते जो है जीरो कहां पहुंचे। ये जो आज उत्तर प्रदेश सरकार में समाहित हुए जाकर के 2022 में हमारे साथ चुनाव लड़े थे, और राज्यसभा में जो मंत्री पद एंजॉय कर रहे हैं वो किसकी कृपा से गए हैं? ये कहते हुए शर्म आती है क्या इनको? तो भारतीय जनता पार्टी ने इनके दोनों नेताओं को, इनके आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज है नहीं दुनिया में, चौधरी साहब उनका बड़ा आदर था, उनको भी हराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। निखिल जी, वो लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं, हमारे कंधे में बैठ करके जा करके ये कहें कि हमारे चलते जब वहां गए और अपनी सत्ता की मलाई के लिए वहां के लोगों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को धोखा देने का काम करने वाले हमको ज्ञान दे रहे हैं कि हम किसको साथ ले चले, किसको नहीं ले चले। अरे ठीक है, 2022 में थोड़े वोटों से हार गए, जो सड़कें गिर जा रही, पुल गिर जा रहे हैं। एक हफ्ते पहले लखनऊ कानपुर अभी एक्सप्रेस वे उद्घाटन करके जाने के पीछे गड्ढे में चला गया, उस पर सवाल पूछने की क्षमता हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, रोहित अग्रवाल जवाब देंगे, रोहित अग्रवाल जवाब देंगे, उसके बाद मुझे रामकृपाल जी के पास जाना है। सड़कें बनते हैं और तुरंत डूब जा रही हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, रोहित जी जवाब दीजिए, थोड़ा संक्षेप में रखिएगा। हाँ, अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सच में कुछ बताना चाहते हैं तो सिर्फ ये बता दें, देश के अंदर कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन ना किया हो। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन करके उनका सहारा लेके अपनी पार्टी की स्टैंडिंग बनाने की इन्होंने कोशिश की थी, और आज यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या क्या ज्ञान बांटते हैं कि साहब हमने पता नहीं क्या कौन सी क्रांति ला दी। भाई साहब, आपने कोई क्रांति नहीं लाई है, देश की जनता ने आपको नकारने का काम किया है। अरे तो पहले अपना तो बताओ। हमने आपसे पूछा प्रमोशन में आरक्षण का विरोध, समाजवादी पार्टी कभी भाजपा के साथ समझौता नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी जब से बनी आज तक नहीं समझौता की है। ये आप अपना देखिए कहां गए हैं। फैक्ट है, धर्मेंद्र जी फैक्ट कह रहे हैं, रोहित जी इसको कुछ पता ही नहीं। समाजवादी पार्टी जब से बनी है, समाजवादी पार्टी जब से बनी है, निर्माण के बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी। ठीक है धर्मेंद्र जी, आपका पॉइंट आ गया, धर्मेंद्र जी आपका पॉइंट आ गया, मैंने भी उसे रिपीट कर दिया। ज्ञानवर्धन धर्मेंद्र जी आपका पॉइंट आ गया, मैंने भी रिपीट कर दिया। बीच बीच में एक दूसरे के ऊपर मत बोलो। रोहित जी जल्दी बोलिए जी। आदमी को टीवी बैठा लिया, पता नहीं। अरे नहीं, व्यक्तिगत कमेंट मत पता ही नहीं है। अरे इसको कुछ आता ही नहीं है। अरे कह समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं किया। अरे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके ही तुमने सरकार के अंदर आने की कोशिश की थी। भाई साहब, कुछ पता ही नहीं है इस व्यक्ति को। अब आप बताइए, स्थितियां ये हो चुकी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खुलेआम झूठ बोल रहे हैं कि हमने कभी गठबंधन किया ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो भैया, तुमने अगर गठबंधन नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो भैया किसने किया था 1992 के अंदर सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन? देखिए, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस के जाना चाहते हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं। इनसे मैंने एक पॉइंटेड सवाल पूछा, आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण का विरोध आपने क्यों किया? उसका कोई जवाब नहीं है। जनवेश्वर मिश्रा पार्क का नाम रखने के लिए आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का नाम बदल के जनवेश्वर मिश्रा पार्क का क्यों रखा? इस पे इनका कोई जवाब नहीं है। इनके पास किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ झूठ, गाली गलौज करने के लिए इनके प्रवक्ता यहाँ पे आए हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की कोई ऐसी पार्टी नहीं बची है जिसके साथ इन्होंने गठबंधन ना किया हो। मैं रामकृपाल जी के पास जाऊंगा। रामकृपाल जी, बहुत सारे सवालों के जवाब में दरअसल बीच बीच में चाह रहा था आपसे लेने के लिए, लेकिन ये लोग इतने हीटेड डिस्कशन करने लगे कि मैं आपके पास आ नहीं पाया। मैं दरअसल चाह रहा हूँ जी 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 मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ जी। रोज इस टाइम पे 5 से 6 के बीच में रोज बहस होती है। आज का टॉपिक क्या था? मेरा ये कहना है कि उस टॉपिक पर तो मैं देख रहा हूँ कुछ बात हो ही नहीं रही है। दरअसल अपने सुविधा के हिसाब से चर्चाएं होती हैं सर। टॉपिक कुछ भी हो, और कई बार मैं उसको कोशिश भी करता हूँ कि वहां से लेकर के आए। जी, मेरा ये कहना है कि
ये भारत में जितनी पार्टियां हैं उन पर निबंध लिखने के लिए तो ये चर्चा हो नहीं रही है। जी। आज इवेंट ऑफ द डे क्या था? इवेंट ऑफ द डे जो अखिलेश ने पी से पंडित कहा है, बहस उस पे होनी चाहिए। जी बिल्कुल। कि हमारे यहाँ पर, और मैं एक बहुत विनम्रता से बात कह रहा हूँ कि आपस की तू मैं से न किसी का वोट बढ़ना है न किसी का घटना है। जी। ये गलतफहमी बहुत पहले दूर हो जानी चाहिए कि नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं, नैरेटिव पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, नैरेटिव जनता बनाती है। जी। आप इसका उदाहरण देख लीजिए, नेताओं के मिलने से वोटर नहीं मिला करते हैं। 2019 में अखिलेश और मायावती एक मंच पर आई, लेकिन दलित और पिछड़े यादव लोग नहीं मिले। तो गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारे तू मैं करने से किसी का वोट बढ़ेगा। मैं एक बात कहता हूं, भाई धर्मेंद्र जी ने एक सेंटेंस निकला, पता नहीं उन्होंने होश में या ऐसे ही, उन्होंने कहा जब समाज पथ भ्रष्ट हो जाए, भ्रमित हो जाए, समाज कभी पथ भ्रष्ट या भ्रमित नहीं होता है। ये राजनीति भ्रमित होती है, पथभ्रष्ट होती है, और समय समय पर जनता ये जरूर है कि भोली होती है कई बार, फिर जब अगली बार मौका आता है तो वो उसको कर लेती है। देखिए 2024 का बहुत उदाहरण लोग देते हैं, लेकिन 24 से पहले 14 और 19 भी हुआ था। तब समाजवादी पार्टी को लोकसभा में सिर्फ 5 सीटें मिली थी, 5 14 में और 5 ही 19 में। यानी 10 वर्षों में इस देश की जनता ने समाजवादी पार्टी के परिवार को जिता दिया, लेकिन पार्टी को नहीं वोट दिया। जी। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि ठीक है 2014 में बहुत सारे चीजें हुई हैं, लेकिन मैं जो कहता हूं कि देखिए परिवर्तन बहुत कुछ हो गया है। 1900 बाबरी विध्वंस के बाद इस देश के अल्पसंख्यकों ने कांग्रेस को भी बराबर का दोषी माना बीजेपी की तरह। इसलिए वो तमाम वोट बैंक चले गए मुलायम के पास, मायावती के पास, ममता के पास, लालू यादव के पास, फलाना के पास। लेकिन कर्नाटक में पिछले चुनाव में देवगौड़ा को जब उन्होंने छोड़ा और वो कांग्रेस की तरफ लौटे तो उनको ये उम्मीद थी कि कांग्रेस शायद राष्ट्रीय विकल्प बने। लेकिन जब कांग्रेस की और जिस तरह से पराजय होती गई, तब जो युवा वर्ग है माइनॉरिटी का, वो ओवैसी को अपना नेता मानने लगा। ये बात आप पक्की जान लीजिए। और जहां जहां ओवैसी चुनाव में गए हैं, एक बड़ा तबका ओवैसी की तरफ जा रहा है। तो अब जमीनी सच्चाई बहुत उत्तर प्रदेश में बदल रही है। तो ठीक है, मैं तो ये मानता हूं कि भाई सबको, मायावती भी एक बात कोई नई नहीं है, याद है आपको, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा। जी। ये हो चुका है उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई पंडित को कह रहा आप ऐसे पंडित हैं और हम ध्यान रखेंगे। मायावती ये प्रयोग कर चुकी हैं, उनकी पार्टी कर चुकी है। मेरा कहना है कि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। आप लोग आगे की बात देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक की साधना करेगी, वोट बैंक साधेगी, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि वही कांग्रेस पार्टी है जो अब ये कह रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों का कोई भविष्य नहीं है, वो कांग्रेस में शामिल हो जाए। तो आप ये देख लीजिए कि जिसके साथ आप कल को जा रहे हैं, उसका भी वोट बैंक वही है जिसकी तलाश उसको है। दरअसल में एक ब्राह्मण हमारे पास आ जाए, दलित हमारे पास आ जाए और मुसलमान हमारे पास आ जाए, क्योंकि उसकी पारंपरिक जो प्यार है नेता यानी नेतृत्व और ताकत, उसकी भी ताकत वही है जिसके सहारे आप चल रहे हैं। एक बात सर, मैं एक बात सर और मैं जानना चाह रहा था, दरअसल इस पूरी बहस में कि पी से पंडित के पी से पिछड़ा की पी से क्या, दरअसल विकास की राजनीति पीछे होती जा रही है। ये क्यों नहीं डिबेट हो रहा है? मैं ये आपसे जानना चाह रहा था। जी अब इसी बात पर मैं कहने जा रहा था। देखिए विकास की राजनीति पीछे नहीं हो रही है, नेता लोग उस पर बोलना नहीं चाहते, जनता वोट विकास पर ही देगी। अभी जो बिहार में हुआ है, जिस तरह से मैंने अभी जो लोकसभा की चर्चा क्यों की, महिलाओं को आरक्षण रोकने का काम जो भी पार्टियां इस सदन में करेंगी,
आप तय जान लीजिए उनको, वो महिलाओं के दुश्मन माने जाएंगे। और ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, जो पिछली बार जिस तरह से महिला आरक्षण पर सरकार को हरा दिया इन लोगों ने, उसके बाद जो चुनाव हुए हैं बंगाल में और बिहार में, बहुत बड़ा उसका एक असर रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको जी। ये देखिए, ये कोई विकास और सुविधा की बात नहीं, ये एम्पावरमेंट की बात है। आज महिला, जो महिला घर से निकाली जा रही थी, आज अगर उसके नाम पे खाता है, उसके नाम पे मकान है, उसके नाम पे सिलेंडर है, तो वो कहती है घर मेरा है, उसके पति का नहीं है। ठीक है। तो ये जो विमेन एम्पावरमेंट है, इसकी राह में जो रोड़ा बनेंगे, उनको मुझे लगता है कि वो जनता माफ नहीं करेगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी से 10-10, 20-20 सेकंड में कमेंट लूं इस बात को, जो बात रखी है रामकृपाल जी ने। डॉक्टर कौशल कांत, विकास कितना बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? जाति पर ही चुनाव होंगे या फिर आप लोग विकास की भी बात करेंगे? निखिल जी, सच्चाई तो यह है कि होना चाहिए विकास पर जिस तरह से विपक्ष जिस लेवल की राजनीति कर रहा है, वो विकास पीछे छूट जाएगा और बहुत सारे मुद्दे आगे आ जाएंगे। निखिल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए, जो जिसपे मेन पी से पंडित बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका असली फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अलायंस। रीजन क्यों बता रहा हूं, अभी रामकृपाल जी ने बताया कि 2014 में 5 जीते थे, 2019 में 5 जीते। वो 5 एक परिवार के थे और वो परिवार पिछड़े नहीं है। जो लोग जीते हैं, धर्मेंद्र जी आप भी सुन लीजिए, जो लोग जीते थे 5-5, वो 5 के 5 ओबीसी नहीं थे, वो सब क्रीमी लेयर के अगड़े थे। तो पिछड़ों के नाम पे केवल वोट लेते हैं, एक परिवार का पोषण करते हैं, इसलिए आपका असली फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अलायंस। और इसीलिए आपके बारे में बिल्कुल सही कहा गया है कि काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, पक्के समाजवादी हैं उजले लिबास में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं इस चर्चा में बस इतना ही। आप सबका, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, धर्मेंद्र सिंह, रोहित अग्रवाल और रामकृपाल जी, बहुत धन्यवाद। तो 5 की पंचायत में आज बस इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जाने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज हम आपसे रूबरू करा दें। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने आज केंद्रीय गृह मंत्री से प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियमन कानून यानी FCRA विधेयक को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की चिंताओं और सुझावों से गृह मंत्री को अवगत कराया है। बैठक के बाद मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री ने राज्य की ओर से उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। मुख्यमंत्री के अनुसार गृह मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया है कि प्रस्तावित प्रावधानों के तहत पूर्व प्रभाव यानी रेट्रोस्पेक्टिव आधार पर किसी भी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से मुलाकात की है इस पूरे संदर्भ में, FCRA कानून के संदर्भ में, और क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। The only thing which is very clearly mentioned was that it's not going to be retrospective. That assurance was given to us, and the rest of the points will be given a Paraguay's comment by him, and he is going to start discussion on 12th of this month in Parliament. और हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। नीरज, पूरी खबर विस्तार से बताइए, किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए? देखिए, आप देखें कि FCRA को लेकर जो बिल है वो संसद में आ सकता है अगले हफ्ते, और उस बिल में कई सारे प्रावधान हैं जिसको लेकर आप देखें कि आज मिजोरम के मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने जब मीडिया से बात करी थी तो उनका ये कहना था कि ये जो बिल है उन संस्थाओं पर कम से कम लागू ना हो जो पूर्व में है, यानी कि अगर बिल कानून बनेगा तो उससे पहले जो संस्थाएं विदेशों से जो फंडिंग ले रही हैं या तमाम धार्मिक जो कार्य हैं वो कर रही हैं उन पर लागू ना हो। और इसको लेकर गृह मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि बिल के बाद ही उन NGOs पर ये लागू होगा जो विदेशों से पैसा लेते हैं। और खासतौर से आप देखें कि सरकार का जो लक्ष्य है वो यही है कि विदेशों से जो NGO या संस्थाएं पैसा ले रही हैं वो देश विरोधी गतिविधियों में उस पैसे का प्रयोग ना कर पाए। हमने देखा है कि पहले भी कई सारे संस्थाओं में पैसा आता था और उसका दुरुपयोग होता था, भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाती थी और भारतीय सरकार और भारतीय जो संस्थान है उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती थी। तो ये FCRA को लेकर जो बिल आएगा उसमें तमाम चीजों में पारदर्शिता रखी जाएगी और गृह मंत्री का खुद आश्वासन है कि जो संस्थाएं पहले से चल रही हैं उन पर ये लागू नहीं होगा।
आने वाले समय में अगर कोई संस्था विदेशों से फंडिंग लेती है और उस फंडिंग का दुरुपयोग करती है और दुरुपयोग करने के बाद उस संस्था का जो पंजीकरण है वो अगर रद्द होता है तो उन्हीं संपत्तियों को जो सरकार जब्त कर सकती है। खासतौर से उनकी जब्ती को लेकर एक प्राधिकरण है वो बनाया जा सकता है और उस प्राधिकरण में जो अपील है वो भी की जा सकती है। कुछ समय का जो टाइम है वो भी उन संस्थाओं को दिया जाएगा। तो ये तमाम ऐसे प्रावधान थे जिनको लेकर मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं गृह मंत्री से मुलाकात करी है और अपनी चिंताओं को अवगत कराया। गृह मंत्री की तरफ से भी आश्वासन दिया है कि जो संस्थाएं देश हित में काम कर रही हैं, देश के लोगों की भलाई के लिए काम कर रही हैं, उन पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने दी जाएगी। उनको पूरा जो संरक्षण है वो दिया जाएगा। ये कानून उन्हीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगा जो देश विरोधी गतिविधियों में लगी हैं, विदेशों से फंडिंग लेते हैं और बाद में उस पैसे का जो प्रयोग है देश के खिलाफ करते हैं। तो उनके खिलाफ ही ये कानून एक तरीके से कड़े जो प्रावधान है वो करेगा। लेकिन जो संस्थाएं भारत के लोगों के हित के लिए काम कर रही हैं, देश के हित के लिए काम कर रही है, उन्हें चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। जो लोग देश के विरोध में काम करेंगे उनके खिलाफ ये कानून है और जो पहले से अगर ये जो लोग हैं इस पे काम कर रहे हैं और जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर इसका असर रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से नहीं होगा। बहुत शुक्रिया नीरज सिंह इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस पेशकश में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।